हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, आज का ब्लॉग जो है मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज का ब्लॉग है एक मोटिवेशनल ब्लॉग और इस ब्लॉग के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मेरे पास जिनका नाम है ब्रिजेश सिंह और वो एल्बन कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये सर हैं। सर हाय। सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था आपसे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत से प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आप खुद एक आईआईटीएन रहे हैं इन पास। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आईआईटी की कोचिंग करते हैं या फिर मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको बहुत सारे फेस ऐसे आते हैं जिसमें कि वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो आपकी क्या जर्नी रही है आईआईटी तक की? मेरा तो बहुत एक इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से मैं रहा हूँ। अच्छा। और शुरुआत में तो हमें पता ही नहीं था कि आईटी भी कुछ होता है। ओके। कभी एक टाइम था 6 to 8 क्लास की जो जर्नी थी उसमें मैं आर्मी भी जाना चाहता था। 9-10 में था तो मैं आईएएस बनना चाहता था, क्योंकि यूपी कॉलेज से मैं हाई स्कूल किया हूँ। अच्छा। 9-10 में तो वहाँ पे ये था कि आईएएस सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसमें जाना है। तो सर, ये आपको ये आइडिया कहाँ से मिले? हाँ, तो उसके बाद जब सीएचएस में आया 11th-12th में, तो वहाँ पे आईएएस नहीं, वहाँ पे आईटी पीएमटी था। तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, अब आईटी पीएमटी वाला ज्यादा यहाँ पे बोलचाल में आ रहा है, स्कोप है। तो अब मैं आईटी में, मेरे दिमाग में आ गया कि अब आईटी क्वालिफाई करना है। तो वहां से हमें पता चला कि आईटी भी कुछ होता है। सो एक रूरल बैकग्राउंड से आते हुए किसी बच्चे को कैसे कैसे वो जर्नी तय करता है, कितने फेज से होके गुजरता है, उनके लिए बहुत चैलेंजेस हैं। अवेयरनेस तो इसमें अर्बन में तो हो जाती है, लेकिन गांव के बच्चे के लिए अब तो खैर डिजिटल वर्ल्ड हो गया तो आसानी से चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा था नहीं। हमारे टाइम में एक रूरल बैकग्राउंड के बच्चे को बहुत मुश्किल से उसके पास एक्सपोजर या स्कोप होता है समझने का कि वो क्या क्या कर सकता है। तो लेकिन मैं लकी रहा कि इस तरह का जर्नी रहा, इस तरह के स्टेप्स रहे कि मैं ये समझ पाया कि आईटी भी कुछ होता है। तो फिर मैं आईटी की प्रिपरेशन किया उसके बाद। तो ये आपके अंदर ये थॉट आया कि मतलब आईआईटी कुछ होती है, मतलब किसी ने आपको गाइड नहीं किया? नहीं, वो मेरा स्कूल की देन थी, वो सीएचएस। अच्छा। जो यहाँ के पॉपुलर है। अच्छा। यहाँ बनारस में। तो मैं आ पाया बनारस में और फिर सीएचएस से हमें पता चला। तो बहुत लकी फील करता हूँ कि हमारे जैसे गांव के एक बंदे को ये मौका मिला कि मैं सीएचएस में पढ़ा, और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट था, जो वहाँ पे बोलबाला था जिन चीजों का कि आप आईटी निकालेंगे, नीट निकालेंगे तो बड़ा नाम होता है ऐसे। क्योंकि आईआईटी को ड्रैकोनियन एग्जाम कहा जाता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, मतलब मैथ्स की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में। सर, एक्चुअली मुझे ये भी पूछना था, जैसे कि कुछ बच्चे जो गांव के होते हैं उनके माइंड में क्वेश्चन ये चलता है कि जो शहर के बच्चे रह रहे हैं वो वही चीज क्वालिफाइड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज होती हैं। तो आपके पास तो रिसोर्सेज भी नहीं रही होंगी, तो फिर आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया आईआईटी के लिए? मेरा ये मानना है कि कोचिंग किया या कुछ सेल्फ स्टडी की, किस टाइप से? हाँ, जो अर्बन क्लास के बच्चे हैं, जो शहरों के हैं, उनके साथ ही प्लस माइनस हर लाइफ के फेजेस में प्लस माइनस दोनों होता है। कहा जाता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपने आप को, कि कहीं फंस जाए तो आपके अंदर वो स्पिरिट है। इसी तरह स्पोर्ट्स स्पिरिट को भी कहा जाता है कि फेलियर यदि आप वो कर रहे हैं, मतलब फेलियर आप देख रहे हैं, बीच में आदमी कोई पॉइंट्स लूज करता है ना कहीं फेल होता है, तो कहा जाता है कि उसके अंदर ये स्पिरिट आ रही है। तो उसी तरह से हम लोगों के टाइम में भी ये था कि चैलेंजेस थे। तो जो अर्बन क्लास के बच्चे हैं, जो शहरों के हैं, वो प्लस माइनस था। जैसा कि मैं कहा कि लाइफ में हमेशा होता है, तो वैसे ही शहरों के बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत है। डिस्ट्रैक्शन मतलब उनके पास इजिली एक्सेस कर सकते हैं, टीवी कर सकते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट और खेल कूद और इतने सारे स्पॉट्स होते हैं घूमने के, तो उनके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है। पर रिसोर्सेज, अवेयरनेस ज्यादा है, ट्यूटर अच्छे हैं, मेंटरिंग अच्छी हो जाती है, तो वो अच्छा कर लेते हैं। गांव वाले के पास मतलब लैक ये करते हैं कि एक्सपोजर, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन फोकस बहुत ज्यादा होता है। तो उनका ये अच्छा हो जाता है कि फोकस अच्छा होता है। तो मेरे जब पता चल गया, मेरे दिमाग में आ गया कि आईटी करना है, तो मैं अपने पापा से बोला कि हमें आईटी का प्रिपरेशन करना है और यहाँ पे लोग कर रहे हैं तो हमको भी करना है। तो मैं कोचिंग किया था। कोचिंग का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन मैं कोचिंग किया था। हाँ। अच्छा, कोचिंग आपने किया था। हाँ। मतलब गाइस, ये जो बोलते हैं ना कि गांव के बच्चे आईआईटी क्रैक नहीं कर सकते या समथिंग कुछ भी फील्ड में नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। एक अपने को मोटिवेशन होना चाहिए लाइफ में कुछ करने का, तो वो कर सकते हैं। राइट।
सर फिर आपका जैसे आईटी क्रैक हो गया, फिर आप कॉलेज गए होंगे, वहां पे लाइफ आपकी कैसी रही? जो मैं सोचा था ना कि आईटी निकाल लेने के बाद ये लोगों का परसेप्शन तो ये होता है सॉरी कि सर, मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ। एक क्वेश्चन और होता है माइंड में, जैसे 11th-12th में कुछ बच्चे होते हैं तो उनके अंदर एक ये होता है कि उस टाइम एक पीक पॉइंट पे उनमें हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो एक फेस होता है जिसपे कि उनको फोकस करना चाहिए वो नहीं करते हैं। उनके माइंड में बहुत सी चीजें चलती हैं, जैसे कि गर्ल्स को लेके चलती हैं कि नहीं यार मुझे अभी गर्लफ्रेंड बनानी है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है। स्कूल से आजकल के बच्चे तो मुझे लगता है मेरी शायद 8th क्लास से ये ट्रेंड लेके चल रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपनी एक मतलब आपने कुछ फोकस अपनी लाइफ में सोचा है तो आपको अचीव करने के लिए उस पर फोकस करना चाहिए, जो नहीं कर रहे। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, इसको मैं एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग अपने सोसाइटी का अपब्रिंगिंग होता है बच्चों के लिए। बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है। तो यूरोपियन कंट्रीज में कोएड तो है, हमारे यहाँ भी कोएड का सिलसिला शुरू हो चुका है, अब काफी ज्यादा स्कूलों में तो है, लेकिन अभी भी लड़कियां सेपरेट बैठती हैं, लड़के अलग बैठते हैं, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में नहीं होता। और वहां पे लगभग सबको मौका मिलता है, यहाँ पे लड़कियों को कम मौका मिलता है। तो ये रेशियो बड़ा डिफरेंट है। वहां पे एक लड़का यदि लड़की से बात नहीं करता और लड़की लड़के से बात नहीं करती तो उनको थोड़ा मेंटल डिजीज या ऐसे उनका टेस्ट या चेकअप करवाया जाता है, डॉक्टर से मिलवाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट से मिलवाया जाता है कि इसके अंदर कुछ कमी है, भाई ये लड़की है जो लड़के से बात नहीं कर रही है। वो लेवल देखिए और हमारे देश का देखिए, तो हमारा जो लेवल जिस ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है ना, उसमें अभी ये है कि लड़कों की संख्या ज्यादा है एजुकेशन में और लड़कियों को कम मौका दिया जाता है। तो अब लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है, और ये जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है, ये नेचुरल जो प्रोसेस है, फिनोमेना, उस यूथ में 13-14 इयर्स के बाद चीजें चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में और परसेप्शन में, ये नेचुरल फिनोमेना है। तो अब हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि उसको टैबू की तरह यूज करते हैं, अच्छा ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में नॉर्मल सी बात है, सबकी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो वहां पे ये दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे यदि कोई लड़का लड़की साथ में आने जाने लगे या फिर क्लास में दिख गए या कहीं पे भी, तो समाज उसको जीने नहीं देगा। तो यदि आप मेरे से कोई पूछेगा कि इंडिया में क्या ये सही है कि गलत है, तो मैं ये कहूंगा कि हमारा समाज धीरे धीरे एडवांस हो रहा है और नेचुरली तो ये सही है। मतलब लड़के लड़की साथ में बैठे, बीच बीच में सब जगह बैठे, बातचीत करें और इस प्रोपोर्शन में रहें कि जितने लड़के हों लगभग सेक्स वाइज रेशियो वाइज तो लगभग सेम ही होना चाहिए, क्योंकि 1/2 रेशियो होता है लड़का लड़की पैदा होने का प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की ज्यादा है, तो अब ये चीज यहाँ पे नहीं हो पाएगा, बैलेंस तो नहीं होगा, एक लड़के के ऊपर लड़के ज्यादा हो जाएंगे। अब मैं तो ये भी मेरा मानना ये भी है कि जैसे लड़के और लड़कियां हैं, एज अ फ्रेंड आप रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे गर्ल्स आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे बॉयज गर्ल्स भी बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, बट उसको एक अपना जो एक एम है ना, उसको भी लेके चलना चाहिए, ना कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाओ कि नहीं आप अभी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो मुझे भी वो बनना है। उसको अगर साइड में रख के देखो तो फ्रेंड बन के भी आप लाइफ में अपने फ्रेंड को लेके आगे चल सकते हो मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन आप जो बोल रही है बिल्कुल सही है, लेकिन यूरोपियन कंट्री के लिए सही है। आप जो बोल रही है अपने इंडिया की मेंटेलिटी थोड़ी, इवन मैं आपसे सॉरी, बट मेरे इंडिया की मेंटेलिटी गर्ल्स बॉयज में आज की जनरेशन में भी वही है कि उससे बात, जैसे मैं गर्ल्स हूँ और आप बॉयज हैं, हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, नेक्स्ट कोई दूसरी गर्ल्स होगी ना, वो डेफिनेटली वो यही बोलेगी कि इनका कुछ है। मतलब तो ऐसा लोगों को एक माइंड में सेटअप बैठ जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि अपने जो गर्ल्स बॉयज आज के यूथ है उनको भी चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी एजुकेशन भी चेंज होगा और लोगों की मेंटालिटी भी। राइट। लेकिन मेरा ये मानना है कि ग्रेजुअल चेंज है। यदि मेरे से कोई पूछेगा कि 11th-12th में कोई लड़का लड़की को आपस में बात करना चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूँगा कि इंडिया जिस फेज से गुजर रहा है, यदि आप करेंगे तो जो आपके दोस्त हैं इस तरह के टॉन्ट करेंगे आपको, चाहे आपके परिवार वाले पता चल जाएगा तो फिर आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, समाज आपको अलग नजरिए से देखेगा। तो इस फेज, इंडिया के फेज, अपनी कंट्री का जो फेज है, जो ट्रांजिशन फेज है, उसमें यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो फिलहाल आप 11th-12th में न करें, 9th-10th में, 11th-12th में न करें। लेकिन हमारा इंडिया उस फेज के में आ चुका है कि आप कॉलेज लाइफ में कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मैम का क्वेश्चन था कि बच्चों को क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि इंडिया के अनुसार जैसा हमारा सोसाइटी है उसके अनुसार
9 10th में 11 12th में अभी बच्चे बात न करें, लेकिन कॉलेज लाइफ में हम लोग उस दौर में आ चुके हैं। तो ऐसा ये नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ पे अभी नहीं करना चाहिए, और 10 साल बाद करना चाहिए, क्योंकि जैसा माहौल रहेगा, जैसा एडवांसमेंट है हमारे सोसाइटी का, उसके अनुसार बिहेव करना होगा। तो मैं तो जनरली ये देखा हूँ कि एक अच्छा बच्चा जब इस चीज में पढ़ता है, हालांकि नेचुरली बहुत सही है और ये बहुत नॉर्मल सी बात है और होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा समाज जैसा होता है, जैसे हमको जीना अलाउ करता है, उसी के अनुसार हमें बिहेव करना होता है। तो मैं यही कहूंगा सबको कि 12th तक नहीं करना है, कॉलेज लाइफ में करना है। तो अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं 11 12th वाले, उनको आई थिंक इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि अभी नहीं करना है, कॉलेज में जाके कॉलेज लाइफ में करना है, राइट। हाँ, तो सर अभी आपकी कॉलेज लाइफ की बात करते हैं, कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? कॉलेज लाइफ में तो फिर वही वाली बात आ गई कि मैकेनिकल में 56 स्टूडेंट्स हैं हमारे ITBSU में, उसमें एक लड़की थी पूजा। अच्छा। सो आप सोचिए कि मतलब 55 बॉयज थे और एक गर्ल थी। सो ये डिफरेंस है, आप इमेजिन करिए लेवल कि हमारा समाज कैसा है। उसी के अनुसार मैं आपको एडवाइस भी किया हूँ कि बच्चों को 12th तक नहीं करना चाहिए। और 12th के बाद रिजल्ट आप देखिए कि लड़की कितनी पहुंची थी, 450 स्ट्रेंथ आई थी हमारे सेशन में, और उसमें केवल 29 लड़कियां थी। तो ये रेशियो है, तो उस देश में तो हम यही कहेंगे कि हमें बहुत बच के थोड़ा संभल के चलना होगा। सो जैसा जैसा ट्रांजिशन फेज आता जाएगा, जैसे जैसे इंडिया आपका हमारा कंट्री जैसे जैसे जिस फेज से गुजरेगी, हमें उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना होगा। नहीं तो समाज इस तरह का आपको बना देगा कि शायद आप फेस नहीं कर पाएंगे फिर, और आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डिप्रेस में चले जाएंगे, जबकि आप सही रहेंगे तो भी। तभी। तो हमें थोड़ा बच के चलना होता है, इसलिए मैं एडवाइस दिया कि 12th तक नहीं। तो जो अभी आप जब ग्रेजुएशन मतलब सॉरी आप जब अपने इंजीनियरिंग में आए होंगे, तो उस टाइम आपने सर आपके पास क्या था, आपने क्या सोचा था कि अभी मेरे को IT का मैं यहाँ पे अपनी जॉब मतलब सॉरी ग्रेजुएशन खत्म करनी है, इसके बाद मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो आपने कभी सर ये नहीं सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए? क्योंकि IIT से पढ़ा हुआ जो बच्चा होता है वो बहुत ही ब्रिलियंट होता है, मतलब हम जो नॉर्मल एक सोसाइटी होती है उसके बीच में तो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। राइट। तो अभी सर आपने ऐसा सोचा नहीं था क्या? हाँ, IT में जाने का मतलब ये होता है कि आपकी गारंटी है कि जॉब लगेगी। जॉब भी लगी, लेकिन मेरे दिमाग में ये था, मैं सोच चुका था कि मैं जॉब जो भी करूंगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, कई बच्चों को ये भी आ जाता है कि हमें IAS की प्रिपरेशन करनी है, कई लोगों को लगता है IES की करनी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की। तो मेरे दिमाग में था कि जॉब चाहे जो भी करूंगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जरूर। लेकिन हाँ, टीचिंग में इंटरेस्ट था कि कहीं भी रहूंगा पढ़ाऊंगा जरूर। लेकिन कौन जानता था कि मैं 4th ईयर के टाइम में मैं एज हॉबी के तौर पे और पॉकेट मनी, क्योंकि हमको तो मैं तो इकोनॉमिकली मतलब वीक बैकग्राउंड से था, तो पैसे तो थे नहीं। ये होते थे कि दोस्तों के साथ कहीं पे हम लोग समोसा छोला खाते थे, या समोसा चाय कुछ भी होता था। तो ये होता था कि इस बार पिछली बार मैं किया था, इस बार तुम्हारा नंबर है। तो ये वाली स्थिति थी। तो उस दौर से कोई निकलता होगा तो सोचिए दिमाग में कैसे कैसे ख्यालात आते होंगे। तो हमारे दिमाग में कोचिंग शुरू करते हैं, पॉकेट मनी टाइप का मिल जाएगा, फिर उड़ाएंगे, मतलब अच्छे खाना खाएंगे, जो रेस्टोरेंट में कभी नहीं गए उसमें जाएंगे, तो इस टाइप का था। तो फिर वो हाँ, तो फिर वो बाद में अब देखिए कि उसी में रह गया मैं, है ना। तो जब ये हुई ना कि हमें जॉब करना है कि नहीं करना है, तो मैं घर कोचिंग शुरू कर दिया था मिड सेशन में 4th ईयर के। तो घर में बताया ही नहीं कि मैंने कोचिंग शुरू कर दिया। कोचिंग के बारे में घर में बताया ही नहीं। सभी लोगों का यही मानना था कि ये जाएगा, जॉब करेगा, हमारे जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको सुधारेगा ये, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। तो अब हो गया। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने जैसे बहुत सारे बच्चे जो ये होते हैं एक्सक्यूजेस देते हैं कि नहीं हमारे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं, जो नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं। तो आप एक तरह से एक मोटिवेशन है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस तरीके से मतलब जो सोसाइटी को बिलोंग करते हैं और वहां तक अपने पहुंचना चाहते हैं, जो गोल अपना सेट किए हुए हैं। राइट। तो इससे हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि अपने एजुकेशन के साथ भी हम कुछ कर सकते हैं और अपना जो खर्चा होता है या लाइफ में जो एंजॉय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाँ, अभी भी बहुत सारे बच्चे हमारे टाइम में भी या अभी भी IT के जो बच्चे होते हैं वो अपना कोचिंग बीच में शुरू कर लेते हैं, या फिर ट्यूशन पढ़ाते हैं। जो गरीब बच्चे आते हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे आते हैं, तो वो अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। तो मैं तो हालांकि 4th ईयर में शुरू किया था, तो बच्चे करते हैं ऐसा जो इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड के हैं। तो सर एक कुछ मेरे माइंड में और था कि जैसे कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से जो आते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं,
तो इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत आसान होता है चीज़ें कर पाना, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि कोचिंग भी इंग्लिश में ही होता है मोस्टली, और हायर एजुकेशन भी इंग्लिश में ही होता है। तो कैसे ये हिंदी मीडियम के बच्चे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? हाँ, उनके लिए IIT के लिए या फिर जॉब के लिए? हाँ, उनके लिए भी मेरा हमको लगता है कि मेरी जर्नी काफी इंस्पिरेशनल होगी, क्योंकि मैं हाई स्कूल तक 10th तक मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से था, यूपी कॉलेज में। और उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ CHS में। मेरे दिमाग में था कि हमें इंग्लिश मीडियम में और उसमें पढ़ना है, इधर उधर आसपास से दिखता था। तो CHS का एंट्रेंस दिया, बहुत ही टफ एग्जाम होता है। कहा जाता है कि CHS निकालना वैसे ही जैसे IT निकालना है, बल्कि उससे भी टफ माना जाता है, जो रेशियो है। तो मेरा CHS का एंट्रेंस निकला, मैं CHS में आ गया। यहाँ पे जो भी टीचर्स आते थे वो सारे बोर्ड पे एक भी शब्द हिंदी नहीं बोलते थे, वो पूरा इंग्लिश में अटर पटर करके चले जाते थे। और मैं हिंदी मीडियम से तो कुछ नहीं समझ में आता था। तो मैं शुरू में बहुत रोया मैं, और बहुत दिक्कत में था। अब डिसाइड कर लिया था कि अब मैं इसमें नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं CBSE बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में। अब मैं लौट रहा हूँ फिर से यूपी बोर्ड में। तो क्योंकि मैं अपने जो दोस्तों से, जो दूसरे स्कूल के आए हुए थे, सनबीम, सेंट जॉन्स और बाकी जितने भी उसमें लिटिल फ्लावर के बच्चे आए हुए थे CBSE बोर्ड के, उनसे वर्ड की मीनिंग पूछता था तो नहीं बताते थे वो। हाँ, थोड़ा ईगो में शहरीकरण वाला उनके ऊपर लगा हुआ था। वो देखने में भी लग रहे थे कि हाँ रिच फैमिली के हैं, और मैं थोड़ा गांव वाला देखने में लग रहा था, तो बताते नहीं थे। तो मैं बहुत रोया। फिर उसके बाद मैं कई टीचर के पास गया, मैं कहा कि सर मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और जो मेरे दोस्त हैं, जो क्लासमेट्स हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब हमको बता भी नहीं रहे, मीनिंग नहीं बता रहे। तो सर लोग हमको समझाए कि देखो तुम पहले ऐसे नहीं हो जो हिंदी मीडियम के आए हो, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहली साल भी ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा हुआ है, इसे पहले के सालों में भी हुआ है, और बहुत सारे बच्चे इस बार भी आए हैं, पहले भी आए हैं। और दिक्कत केवल ऐसा नहीं है कि तुम ही को हो रही है, सबको होती है, और हर साल होती है। देखो, यदि उसके बावजूद भी दिक्कत होगी, कुछ दिन तक कंटिन्यू करो, और उसके बावजूद भी तुम्हें दिक्कत होगी, तो हम तुम्हें सर्टिफिकेट और TC सब काट के दे देंगे, चले जाना। अच्छा। तो मैं कहा ठीक है, फिर आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। तो वो कहे कि लेकिन एक ऑनेस्टली तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम दिल से मेहनत करोगे, फिर से एक डिक्शनरी खरीद दो, मीनिंग वाला, इंग्लिश टू हिंदी वाला, भार्गव, और उसको अपने से देखना, कोई मीनिंग नहीं आएगा तो हम लोग बैठे रहते हैं ऑफिस में, पूछ लेना, दिल से मेहनत करना, यदि चीजें नहीं होगी तो हम तुम्हें लौटा देंगे। मैं कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो मैं दिल से रियली में मेहनत किया, और मीनिंग उन्हें खूब याद किया। हमें लगता है कि साइंस में टेक्निकल वर्ड्स हमें आते ही थे, 20-25 वर्ड्स ऐसे होंगे जो दिक्कत करते थे, उनका लगा याद करने, और नहीं आता था तो टीचर से पूछ लेता था। 1 महीने बाद, जैसा कि वो प्रॉमिस में किया था, 1 महीने बाद मैं फिर से मिलने गया सर लोगों से। मैं बोल कि तुम्हारा डिसीजन क्या रहा? तो मैं कहा कि सर प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, लेकिन हमको अब नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, प्रॉब्लम तो हो रही है अभी, लेकिन हालांकि काफी कुछ दूर हो गया है। तो सर लोग एक और फिर से बोले, कहे कि 1 महीना और देते हैं, फिर भी तुम्हें हम दे देंगे TC और ये सब। अच्छा, तो मैं कह दो फिर वो सर भी चाहते थे कि आप लाइफ में इसमें कुछ कर जाओ, इसलिए आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे थे इनडायरेक्टली। हाँ, तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसे सर लोग ही के कारण मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। यदि वो लोग ऐसे नहीं किए तो शायद मैं छोड़ दिया होता, और फिर यूपी बोर्ड में लौट जाता। पता नहीं IT क्वालिफाई करता है कि नहीं, फिर L1 होता है कि नहीं मालूम। लेकिन उनको मैं बड़ा श्रेय देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने ऐसा बिहेव किया, क्योंकि 1 महीना और तुम्हें टाइम देते हैं कि उसके बाद तुम्हें लौटा देंगे। तो 1 महीना बाद आप सरप्राइजिंगली, मतलब आपको बिलीव नहीं होगा, फिर मैं मिलने गया, मैं सर लोगों से बोला कि सर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं कर लूंगा। तो कहेंगे अच्छा रियली? हाँ, सच में मैं कर लूंगा। और आपको सरप्राइज हुआ, 4-5 महीने बाद मैं उन लोगों को क्वेश्चन बताने लगा जो हमें वर्ड की मीनिंग नहीं बताते थे, जो बच्चे आए थे। हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, कॉन्सेप्ट के लिए, अचीवमेंट के लिए लैंग्वेज बैरियर कभी नहीं होता, वो कुछ दिनों तक रहता है, उसके बाद आप। और इंग्लिश भी ऐसा भी नहीं था कि कोई चाइनीज लैंग्वेज था, स्पेनिश था, पुर्तगीज था, ऐसा तो था नहीं। इंग्लिश तो हमारे 9th 10th में था, 9th 10th में था ही, कोई ऐसा तो नहीं था कि शुरू से सीखना था अली बे ते टाइप का, या बस मुझे ये लगता है जैसे बच्चे हिंदी मीडियम के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है
कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश को एक इंग्लिश मतलब एक नॉर्मल एक सब्जेक्ट समझ के पढ़ते हैं, फिर जब वो कॉलेज लाइफ में जाते हैं ना तो जो टीचर्स आके इंग्लिश में जो बोलते हैं उसमें उनको प्रॉब्लम होती है, तब वो वर्ड्स नहीं पिक कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छा यही होगा कि जब क्लास में इंग्लिश की क्लासेस हो तो वो उसको ध्यान से सुने और इंग्लिश स्कूल से ही बोलने की प्रैक्टिस करने लगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उनको कॉलेज लाइफ में आसान रहेगा। हाँ बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि बहुत ग्रेट स्पीकर में रहे हैं वो। तो शुरू में वो इंग्लिश में चीजें नहीं बोल पाते थे, बहुत अच्छा स्पीकर नहीं माने जाते थे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, तो वो जाके जंगलों में चिड़ियों से बात करते थे। अच्छा। हाँ, मतलब अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते थे कि तुम लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ पे घोंसले बनाने में तो पेड़ सूख गए हैं तो कैसे बनाओगे, तिनके कहाँ से तुम लोगों को मिलते हैं, मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा। पेड़ों से बातें करते थे कि तुम लोग इनकी हेल्प करो, म्यूचुअल कोऑपरेशन, इस तरह का जितना भी अटका सट बोलते थे। मेरा ये मानना है कि इंग्लिश आपकी एक लैंग्वेज रहती है, एक सब्जेक्ट रहता है आपका। यदि आप घर में अकेले में प्रैक्टिस करें कि आप एजुकेशन के बारे में कुछ बोलना सीखे, चाहे स्टोरीज आप जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में आप अपने से बोलें और थोड़ा सा ख्याल रखेंगे टेंस वेंस वाला ठीक है कि नहीं, तो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश कठिन नहीं है, इंग्लिश हिंदी से आसान है इंग्लिश, हमें लगता है। और सर एक क्वेश्चन मेरा और था, जैसे कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो जैसे होता है ना हवा टाइप का बन जाता है कि हाँ कॉलेज में जाओ स्मार्ट गुड लुकिंग बन के और अच्छे हंकी वंकी कपड़े पहन के जाओ और तभी लोग टीचर्स भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे या फिर गर्ल्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी, हमारा एक इमेज बनेगा क्लास में। तो उस टाइम आपके माइंड में क्या चलता था इस चीज को लेकर? हाँ, शुरू में देखिए लाइफ के अलग अलग फेज में एक फेज जरूर आता है कि हाउ मैं लुक लाइक, मतलब मैं कैसा दिख रहा हूँ, सो ये वाला रहता है। और उस टाइम में मेरे में था कि अच्छे कपड़े होते तो मैं अच्छा दिख रहा होता, क्या करें कि मैं सही दिखूं। लेकिन किताबें पढ़ने के बाद हमको धीरे धीरे आइडिया लगने लगा कि आप अपने आप को कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कितने अच्छे स्पीकर हैं, कितने अच्छे लिसनर हैं, आपका जो कंटेंट है वो टैंडम है कि नहीं, ब्रेक तो नहीं हो जा रहा है, आपकी स्पीच कितनी स्ट्रांग है वो आपको डिफाइन करती है। बाकी यदि आपकी बातों से दिख जाएगा कि कास्टिस्ट हैं, कलरिस्ट हैं, क्या हैं, रिलीजियस रिलीजन वाले मतलब रिलीजन बायस्ड हैं कि नहीं, तो इन सारी चीजों को आपकी बातों से दिख जाता है। तो आप दूसरों को कितना कंफर्टेबल फील करा पाते हैं, इससे आपकी वैल्यू होती है, ना कि आप कैसे दिखते हैं इससे वैल्यू होती है। तो मैं बीटेक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आते थे सीखा था, शुरू में लगता था तो हमें लगता है कि सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास नॉलेज कितना है, आपसे कोई पूछा जाएगा तो कितना अच्छा बोल पाते हैं, आप कितनी किताबें, मेरा तो मानना है कि दुनिया की सबसे अच्छी हैबिट है बुक्स पढ़ना। यदि कोई बुक पढ़ रहा होगा तो वो ये चीज समझेगा कि क्या चीज खाना है नहीं खाना है, बुक पढ़ रहा होगा तो ये सीख रहा होगा कि कैसे बिहेव करना है किसी के साथ, बुक पढ़ रहा होगा तो एथिक्स मोरल वैल्यूज उसके हाई होंगे, बुक पढ़ रहा होगा तो लाइफ की मीनिंग उसे पता चल रही होगी। मतलब बुक आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और यदि जिनकी हैबिट ही हो गई ना तो फिर पर्सनालिटी तो ऐसे ही खिल जाती है। मतलब फिर उसका कलर क्या है या रिलीजन क्या, उसे अकेलापन भी कभी नहीं लग सकता। बिल्कुल उसको फ्रेंड की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका फ्रेंड आपके पास खुद है जो पूरे टाइम आपके साथ है। राइट। तो सर एक ये भी है कि जब आप कॉलेज लाइफ में थे तो आपको उस टाइम जैसे होता है ना कि लड़कों को अट्रैक्शन या अफेक्शन या लव समथिंग कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ रहा, आपको किसी से प्यार हुआ है कि नहीं? सबसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है। नहीं, प्यार तो हुआ है, हाँ कॉलेज लाइफ में हुआ है, हुआ है, लेकिन पता नहीं मैं थोड़ा लव को अलग से डिफाइन करता हूँ। हाँ, हालांकि मैं आपको बता दूं कि क्योंकि लड़कियां बहुत कम थी हम लोग के आईटी के, हाँ मेरे क्लास में तो मेरे ब्रांच में तो एक ही थी, तो वहां पे इतनी क्राइसिस थी लड़कियों की कि लड़के ट्राई करते भाई एक लड़की तो एक ही गर्लफ्रेंड बनेगी, तो फिर बाकी सब तो ऐसे ही निठल्ले हो जाएंगे फिर। तो वो लोग सर्च करते थे दूसरी जगह में भी, जो दूसरे ब्रांच में नहीं है, ब्रांच में भी कम ही थे ना। अच्छा। दूसरे फैकल्टीज में, बीएचयू के दूसरे फैकल्टी में, सोशल साइंस हो गया, चाहे महिला महाविद्यालय हो गया, तो वहां भी अप्रोच करते थे हॉस्टल्स में इधर उधर से। तो हमको लगा कि ये क्या अप्रोच सही है, तो हम लोग बीटेक सेकेंड ईयर में ये डिसाइड किए कि हम लोग अभी तो लड़के ही लगते थे वैसे ही, तो ये हुआ कि हम लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। अच्छा। जाके बाहर में जो आईटी पीएमटी की कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो हम लोग पीएमटी वाला कोचिंग ज्वाइन किए।
PMT वाला। हाँ, नीट वाला। Medical। और बिना पैसे के लिए ट्रायल क्लास के नाम पे कि जाएंगे तो वहाँ पे बंदियां पटाएंगे हम लोग। तो क्योंकि उस समय इसी तरह का था। नहीं रहता है। और रैली में हम लोग गए भी और दोस्ती भी हुई। काफी दिन तक हम लोग दोस्ती रही भी। लेकिन फिर हम लोगों को लगा कि अच्छा, आप बताए तो थे नहीं कि हम लोग आईटी के हैं। हम लोग तो बिहेव ऐसे किए थे कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जबकि आईटी बीच सेकेंड ईयर में थे हम लोग। लेकिन हमें लगा कि अब बता देना चाहिए और किसी की लाइफ को ऐसे स्पॉइल नहीं करना चाहिए। मतलब आप किस रिलेशनशिप में रहे हैं? हाँ, लेकिन हाँ, और लोगों का मानना है कि पहला ही प्यार होता है, उसके अलावा प्यार नहीं होता। मेरा ये मानना है कि जिंदगी को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। प्यार और पहले तो वो लोग प्यार को एक पहला प्यार और दूसरा प्यार करने लगते हैं कि पहला प्यार पहला ही प्यार होता है। अपना एक वो सेट कर लेते हैं कि नहीं, ये मेरा पहला प्यार है, मैं इसी के लिए डेडिकेट हूँ, दूसरा मेरे को हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि ये कोई लिमिट या बाउंड्री नहीं होती लाइफ में। आपको पहला प्यार यदि आपको फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, लव एट फर्स्ट साइट यदि हुआ है आपको, चाहे पहला प्यार जैसे भी हुआ हो आपको, यदि आप किसी कारण से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेके, चाहे किसी भी कारण से ब्रेकअप हो गया, चाहे दूरियां बन गई, तो आपको दूसरा भी कोई अच्छा लग सकता है। मेरा ये मानना है। मेरा तो ये मानना है कि यदि आपकी मैरिज हो गई तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ चले। मेरा ये भी मानना है। और हालांकि इंडिया में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा ये मानना है, पर्सनल व्यू है, कि यदि दोनों लोगों के कंसेंट से यदि ये हो जाए कि भाई हम लोगों की अब चीजें अच्छी नहीं है और सेपरेट हो जाते हैं। तो खलील जिब्रान का एक वो है मैरिज के ऊपर, वो कहते हैं कि यदि आपको लव मेंटेन करना है, मतलब प्यार बनाए रखना है, तो सेपरेशन बहुत जरूरी है बीच बीच में। यदि और यही रीजन है शायद कि हमारे मम्मी लोग 2-3 महीने के लिए मायके चली जाती थी। फिर ये होता था कि पापा लोगों को लगता होगा कि बहुत दिक्कत हो रहा है, हाँ, कपड़ा वपड़ा साफ करने वाला, फिर उसको लेके आते हैं। तो अब जब लेके आते होंगे तो आप शेयर करते होंगे, देखो तुम चली गई थी, बहुत दिक्कत हो रहा था। वो भी कहेंगे कि हाँ, हमको भी बड़ा खराब लगता है कि आप कैसे कर रहे होंगे। ये लग जाते हैं। अब यहाँ पे क्या चल रहा है ना कि नहीं, अब कहीं और जाना ही नहीं है। एक हाँ, ज्वाइंट फैमिली नहीं, न्यूक्लियर फैमिली टाइप का। तो न्यूक्लियर फैमिली का अपना एडवांटेज, जैसा कि मैं बोला था कि हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, तो वैसे ही न्यूक्लियर फैमिली का अपना एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। इवन मेरा भी खुद का भी मानना है कि जो प्यार होता है कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक बार ही हो। लाइफ में कभी भी किसी से भी आपको प्यार हो सकता है। तो आप उस एक प्यार के लिए अपना पूरा जो लाइफ है, अपना फ्यूचर है ना, सेक्रीफाइस मत करिए। पहले लाइफ में कुछ कर लीजिए, इसके बाद प्यार तो मिलता ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। फिर सर आपका मतलब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जो आपका L1 है, ये आपने L1 नाम सोचा और फिर कैसे आप L1 तक कैसे पहुंचे, वहां की डायरेक्टर तक की जर्नी क्या आपकी है? हाँ, एक्चुअली ये हुआ कि जब 3rd ईयर में था, हालांकि शुरुआत 4th ईयर में किए थे हम लोग, लेकिन जब 3rd ईयर में था तो ये हुआ कि वो पॉकेट मनी और ऐसे पैसे वैसे वाला, तो ये सोच वहां से शुरू हुई थी। मेरा दोस्त और मैं, हम लोग सोच रहे थे कि एक कोचिंग शुरू करते हैं। तो ये हुआ कि कोचिंग के नाम पे मेरा दोस्त बोल रहा था कि क्वांटम, क्वार्क, मोमेंटम, वेक्टर, इंपल्स, ऐसे बहुत सारे नाम आ रहे थे, रेजोनेंस, इस टाइप का। उसमें कई तो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे। मैं ये बोला कि यार यदि हम लोग क्वांटम, क्वार्क ऐसे नाम रखें और कोई बच्चा गाँव का आएगा, यदि हम लोग इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा वो, तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाएगी इसको। और वो उसे कोई पूछेगा कि आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है, क्योंकि कोचिंग कोई एक तो है, याद नहीं आ रहा है। जब उसको याद नहीं आ रहा तो पॉपुलर कैसे होगा? तो मैं एक लेटर और एक डिजिट, तो L1 पता नहीं कैसे आया, ये मैं भी नहीं जान पाया कि L1 कहाँ से आया, क्योंकि 1 तो एक पहला डिजिट है, लेकिन L तो पहला लेटर है नहीं। A1 होता तो समझ में आता कि भाई A है, A1 हो गया, A पहला लेटर है, पहला डिजिट हो गया। लेकिन बस L1 पता नहीं कहाँ से आया। अब दिक्कत ये हुई कि L1 शुरू कर दी जाओ, उसका हम लोगों ने आईटी के नाम पे और इंजीनियरिंग के नाम पे बल्कि रोबोट बनाए थे, 5 लिंक की बात किए थे। पहला लोगो हम लोग का रोबोट का था। तो शुरुआत में ये दिक्कत हुई, तो शुरू में लोग ना ये पूछते थे व्हाट दिस L1 स्टैंड फॉर।
मतलब ये L1 का मतलब क्या है। तो शुरू में बहुत दिक्कत हुई बताने में कि रैंडमली सिलेक्टेड नाम है ये पता नहीं कहाँ से आया, ये सबको क्योंकि बताने माइंड थक में सबके गए। चलता ही है कि मतलब ये पर्टिकुलर जो नाम है ये कहाँ से आया है, किसके हाँ। माइंड का है या फिर कहीं से कोई लिंक है या समथिंग, इस टाइप से माइंड में तो चलता सभी के है। हाँ। तो इस तरह से शायद में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। हाँ, शुरू में सभी लोग पूछते रहे कि L1 का क्या, व्हाट इज दिस L1 स्टैंड फॉर। तो मैं जवाब देते देते थक गया। तो मैं कहा कि इसका फुल फॉर्म तो नहीं कहूंगा, मीनिंग बनाया। L स्टैंड्स फॉर लॉन्च योरसेल्फ, 1 स्टैंड्स फॉर टॉप। लॉन्च योरसेल्फ द टॉप, पहले के लिए तैयारी करो, फर्स्ट रैंक के लिए जो होगा देखा जाएगा। तो ये मीनिंग बनाया। ये नाम भी बहुत कूल टाइप का है। L1 ना, तो मैं इसका मीनिंग बनाया, उसका फुल फॉर्म तो नहीं है। और लेकिन ये है कि जब ब्रांड हो गया ना, जब बड़ी कोचिंग हो गई, तो अब कोई कुछ नहीं पूछता है। अभी तो काफी लोग L1 के नाम से तो उसके डीप में जाते ही नहीं होंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। हाँ, सिर्फ L1 इनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। राइट। हाँ, तो ऐसे L1 एग्जिस्टेंस में है। अच्छा सर, अभी मतलब जो आपका कोचिंग का ही प्लान है कि और भी कुछ आगे बिजनेस करने का प्लान है? देखिए, मैं अभी एक रेस्टोरेंट भी खोल रहा हूँ, CMY करके। और CMY मतलब CMY मतलब चिल मार यार है, क्योंकि हम लोग मतलब सर का सारा जो है वो अल्फाबेट लिए LCY समथिंग जो भी आपने बोला है। CMY चिल मार यार। ओके, चिल मार यार। हाँ, तो हम लोग एक्चुअली IT में बहुत साउंड करता है ये। कोई थोड़ा दुखी हो जाता है, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, चाहे कहीं कुछ फेल हो गया, चाहे कोई असाइनमेंट या कुछ दिक्कत हो गया, कोई वैसे मुझे लगता है जो IIT वाले उनका माइंड बहुत शार्प होता है, वो कुछ भी चीजें बना देते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे चिल मार यार ऐसे बोलते थे, चिल मार यार। तो मेरे को लगा कि इससे अच्छा नाम क्या हो सकता है, चिल मार यार रखते हैं। तो उसी का शॉर्ट फॉर्म है कि CMY। तो रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ मैं, और मैं एक नॉवेल लिख चुका हूँ, IT अड्डा करके। IT अड्डा? हाँ, वो IT की पूरी लाइफ है, जो आप लव स्टोरी एक बहुत शानदार है। तो पूरा जो रैगिंग है उसमें बहुत सारी गालियां हैं, एज इट इज लिखा, क्योंकि मैंने सर्वे किया कि मैं गाली लिखूं कि ना लिखूं। तो बहुत सारे लोगों से इनपुट ये मिला कि ये नया दौर है, प्रेमचंद का अलग जमाना था, फणीश्वर नाथ रेड्डी का अलग था। ये दौर वो है जिसमें गालियां सबको आती हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। तो नया दौर चला है, तुम लिखो एज इट इज, क्योंकि रिफ्लेक्शन बना जाता है सोसाइटी का। जो रियलिटी है ना वो लिखेंगे, जैसे जो है एक्चुअल हम वैसे ही हैं। बन के रहने का बहुत ज्यादा लंबा टाइम तक नहीं चल पाता है। हाँ। तो जो चीज हमारी लाइफ में चल रही है, जैसे गालियां भी हमारी लाइफ का एक पार्ट ही है। तो स्पेशली जब लड़के होते हैं वो तो हर बात पे गाली देते हैं। तो उनके लिए जो आपने बुक्स बनाई होगी तो मुझे लगता है शायद सबको अच्छी लगी होंगी। सर आप एक बार फिर से बता देंगे क्या, कौन सा नाम है आपका? IIT अड्डा। IIT अड्डा करके बुक है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। और और मैं भी जाके पढ़ूंगी अब। और उसमें अभी पब्लिश होने वाली है, लिख चुका हूँ। अच्छा, अभी आपने लिखी हुई है? पब्लिश होने वाली। अच्छा, जब पब्लिश हो जाएगी तो हम लोग ये जरूर बुक पढ़ेंगे। हाँ, और उसमें पहले तो मैं डॉट कर लिखा था। अच्छा, बीप जैसे होता है ना वीडियो में, तो इसमें डॉट लिखा था अपनी बुक में, गाली की जगह। लेकिन जब मैं सर्वे किया तो लोग बोले थे कि नहीं, एज इट इज लिखो। तो भयंकर गाली लिख दिया मैं, एज इट इज। जो भी ऐसी बन रही है कि वो क्लिक करते ही नहीं, डायरेक्टली गाली ही दे देते हैं। हाँ, तो रैगिंग को बहुत अच्छे से कवर किया हूँ, क्योंकि रैगिंग तो इस समय बंद हो गई है, क्राइम हो गया ना। तो लोगों को पता नहीं कि रैगिंग कैसी होती थी। तो मेरे टाइम में बहुत भयंकर हुई। आप लोग के टाइम तो हुआ। हाँ, तो मैं उसको लिखा हूँ बहुत अच्छा। आप बताइए आपकी रैगिंग हुई कैसे थी? हाँ, मेरी रैगिंग तो एक्चुअली मेरे टाइम में तो बिल्कुल नंगा कर देती थी। हाँ, तो उस टाइम में ये वाला जो यार मेडिकल में ज्यादा होता था। हाँ, इस टाइप का नहीं तो हम लोग कम नहीं होता था, मेडिकल में रिलेटेड ज्यादा होता था। लेकिन IT की एक अच्छी चीज है कि वो टच नहीं करते थे, मारते नहीं थे। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में तो ये मैं सुना था कि मारते हैं, लेकिन हम लोग एक अच्छी चीज थी कि मारते नहीं थे। तो रैगिंग बहुत ज्यादा, पहले तो जाते ही इंट्रोडक्शन का एक गंदा सा वल्गर टाइप का गाना लिखे थे अपने बारे में बताने के लिए कि जब भी सीनियर पूछेगा तो ये वाला इंट्रोडक्शन में बताना, बहुत गंदा उसमें था। वो हम लोग रटे, हालांकि मैं अपनी बुक में लिखा हूँ, हमें याद था। वो इतना ज्यादा रटवाया था कि हमें याद था, तो मैं अपने बुक में लिखा हूँ। और उस समय सीनियर जूनियर को पहचान ले, इसके लिए बाल इतने छोटे होते थे। देखिए मेरा कितना लंबा बाल है अभी। तो बाल इतने छोटे हुए कि ऐसे पकड़ा जाए तो पकड़ में ना आए। ओके, मतलब एक तरह से एक आइडेंटिटी के लिए कि आपके छोटे बाल है, मतलब फर्स्ट ईयर के हैं। ये वाला कॉलर वाला बटन बंद होना चाहिए, स्लीव ऐसे फोल्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे पूरा और ब्लैक शू होना चाहिए, बेल्ट लगा होना चाहिए। पॉकेट सीनियर्स पॉकेट माना जाएगा, उसमें कुछ भी होगा तो ले लेंगे सर। अच्छा, तो उसमें कुछ नहीं होगा, चप्पल टाइप के बन के जाओगे। तो इस तरह का था कि ताकि सीनियर आसानी से पहचान के कहीं पे भी रख ले सके। इस तरह का अपना ड्रेस कोड बनाए थे सब। और जैसे ही सीनियर आपके पास आया
तो आपको 90 मारना है, ऐसे करके, ऐसे 90 डिग्री बनाना है ऐसे आपको। अच्छा। और उसके बाद आपको सीनियर को न पहचानने के लिए था कि उसके सामने खड़े होते हुए थर्ड बटन देखना है ऐसे। अच्छा, मतलब अपना हेड भी ऊपर मतलब नहीं कर देखना, सकते, हाँ, तो देखना ऐसे नहीं देख है, नहीं सकते तो देख लेने के बाद वो कहीं बता देगा कि यही था। अच्छा। तो इस तरह की चीजें, तो ये तो खैर ये ड्रेस कोड था और ये शुरुआत है पहचानने वाला। बाकी तो कभी भी किसी भी तरीके से मेरे तो ऐसे चाय में चाय दिलवा दिए सर, हाँ। और बर्फ दिलवा दी वहीं बगल में, आइसक्रीम, और उसको डुबो खाने के लिए बोले थे। मैं कहा ये क्या है यार, अजीब अजीब सा कुछ भी करवा देते एक अलग ही टाइप की चाय में हाँ। बर्फ खाना भाई। मजे के नाम पे कुछ भी करते थे, कुछ भी करते थे। मतलब हाँ। आप लोग के टाइम एक तरह से रैगिंग तो ठीक थी, लेकिन एंजॉयमेंट भी उसी में हुआ करता था। हाँ, हम लोग के enjoyment टाइम तो रैगिंग नहीं थी, तो हम लोग को ज्यादा कुछ पता नहीं था रैगिंग के बारे में। हाँ। फिर सर अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? Future- मैरिज का क्या है, हाँ। या फिर और आगे आपको अपने बिजनेस कहाँ तक एक्सटेंड करना है, क्या और प्लानिंग किया है आपने? अभी तो हम लोग एक ENFH नवोदय फाउंडेशन करके एक NGO शुरुआत किया है, जिसके तहत हम लोग हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ा चुके हैं। अच्छा। और ITN और डॉक्टर बना दिए हैं। इंडिया में सिंगल इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसमें हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। कोई भी IT हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो, IC बेंगलोर हो, कुछ भी, इसरो हो, सब जगह हमारे बच्चे सब जगह जा चुके हैं, पढ़ रहे हैं। अब तो धीरे धीरे अब्रॉड में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहां में भी बच्चे जा चुके हैं। हालांकि अभी वहां पे सब जगह नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब जगह हो जाएंगे। लेकिन अभी एल्बर्ट का नाम तो काफी ज्यादा हाँ, popular है। 50,000 से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। और हम लोग की प्लानिंग यही है कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित न रहे। जी। तो कहते हैं ना कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां से जब आवाज कोई उठती है तो पूरे देश में गूंजती है। तो हम लोग इसी बार कुछ ही दिन 10 दिन पहले ही शुरू किया वहां पे SOSC करके। अच्छा। सेंटर शुरू किया है। अच्छा। वहां पे 120 बच्चे हैं और वहां पे IT और नीट की प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं। 11th के बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहां पे एक सेंटर खोले हैं और बहुत होपफुल है हम लोग कि 11th 12th मतलब 2 साल की रिगरस ट्रेनिंग के बाद ऑलमोस्ट सारे बच्चे वहां से निकालेंगे। फिर हमें लगता है कि मीडिया कवरेज होगा और देश। मुझे लगता है, मुझे आशुतोष ने भी एक न्यूज़पेपर की कट भेजी थी, उसमें शायद ये बताया गया था कि L1 से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं JEE के लिए, है ना? हाँ हाँ, हम लोग रेशियो भी देते हैं। कितना रेशियो था आपका? एडवांस में 91% था, JEE मेन और नीट में 100% था। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ था। नीट में 100% सिलेक्शन था जो हम लोग शॉर्टलिस्ट किए थे जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों को, और एडवांस में 91% था। मतलब 1-2 बच्चे बस छूट गए थे। हाँ, मतलब और वो भी अपनी मैं- समस्याओं के कारण। जी, तो इसलिए मैं, जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और जिनका ये एम है IIT और मेडिकल की फील्ड में जाने का, तो मुझे लगता है L1 सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर है। वो यहाँ आकर अच्छे टीचर भी हैं, बहुत अच्छे कॉपरेट करते हैं, और फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ की कोचिंग एजुकेशन ले सकते और हैं। जिस दिन आप इंटरव्यू ले रही हैं उसी दिन अभी मैं एक बच्चे से मिल के आ रहा हूँ, राहुल आनंद, यहीं से 11th-12th किया था हम लोग के यहाँ से। राहुल आनंद 11th-12th फाउंडेशन कोर्स किया था, बिना ड्रॉप के ही वो IT क्वालिफाई किया। IIT पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और बीटेक किया वहां से, IT पटना से। और सेल्फ स्टडी करके, मतलब यूट्यूब से रेफरेंसेस लेके सेल्फ स्टडी करके UPSC क्वालिफाई किया। उसको IAS मिला है, 321 उसका रैंक था, 321 रैंक था, और अब किसी डिस्ट्रिक्ट का DM बनेगा। तो ये अभी आज ही मिलने आया था। अच्छा। तो वो इतना अप्रिशिएट कर रहा था, कहता कि एथिक्स मोरल वैल्यू का सब्जेक्ट भी होता है। आप लोगों के पढ़ाने के कारण हम लोग का ऐसे ही डेवलप था, जिसके कारण हमें अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। और जो आप लोगों ने मैथ्स में, फिजिक्स में जो उसका मैथ्स लिया था, कहा कि सर आप जो पढ़ाए थे उससे मैं आंसर निकाल लिया था, बाकी लैग्रेंजियन और जो कुछ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगा के उसे प्रूव करना अलग था। लेकिन आप जो शॉर्टकट मेथड बताए थे, चाहे जो अप्रोच बताए थे वर्क एनर्जी पावर का सब्जेक्ट का, वो इतना शानदार था कि UPSC में उनको हेल्प मिली। इसका मतलब ये है कि L1 से पढ़ने का ये भी फायदा है कि यदि आप कोई ड्रीम फर्दर देख रहे होंगे, MIT में जाने का, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाने का, IC बेंगलोर में फर्दर जाने का, कोई भी IAS की तैयारी करने का, कहीं पे भी जाने का, तो जो हम लोगों का रिगरस ट्रेनिंग है इंक्लूडिंग एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज,
वो बच्चों के लिए बहुत हेल्प कर रहा है। ये मैं देख रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। जो टीचर होते हैं अगर बहुत अच्छे मतलब सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहता है या फ्रेंडली नेचर होता है ना, तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कंफर्टेबल होके अच्छे से पढ़ाई करते हैं और फोकस भी करते हैं। जहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है ना, तो मुझे लगता है कि बच्चे उतना फोकस नहीं कर पाते। राइट। जैसे हम लोग यहाँ मैं आपको बता दूं कि बाकी लोग टीचर्स कैसे हैं इस पे कमेंट करना सही नहीं है, लेकिन हम लोग ये है कि मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ तो उस समय कोई बच्चा आ गया डाउट पूछने के लिए, उसी से मैं रोड पे बताते हैं। चाहे केबिन में बच्चों को अलाउ है, कहीं पे भी बच्चों को जाना अलाउ है डाउट पूछने के लिए, जबकि पता नहीं टीचर्स कैसे होते हैं कि मेरे केबिन में अभी नहीं आ सकते, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ। यदि मेरे सामने 10 लोग बैठे हुए हैं, डिस्कशन और चीजें चल रही हैं, तो बच्चा आएगा तो मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा और मैं उस बच्चे को बताऊंगा, क्योंकि हम लोग को जो बनना है तो हो चुके हैं। बच्चों का भविष्य का सवाल है, उसको टॉप पे रखना होगा, तो प्रायोरिटीज हम लोग ऐसे सेट किए हुए। सर ये मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब मेरा जो MSc था वो सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से था, और वहाँ पे टीचर ऐसे थे ना कि मैं उनके कैबिन में जा नहीं सकती थी। इतना देखिए आपके साथ मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आपने जब बोला ना मेरे माइंड में बिल्कुल रिकॉल हो गया, क्योंकि जब मैं सिर्फ कॉपी लेके गई थी तो उन्होंने ये मुझसे कहा था कि अभी मेरा टाइम लंच का है, बाहर खड़े हो जाओ। तो मैं उनकी लंच खत्म होने तक का पूरा वेट की, ये खत्म हो जाए फिर मैं जाऊँ। अब पता नहीं उनसे मुझे कुछ प्रॉब्लम भी रही होगी, मे भी हो सकता है क्लास में हो जाता है ना बच्चों का कि नहीं, इसमें माइंड सेट जाता है कि नहीं ये बच्चा तो बहुत शरारती है, मैं इसको तो देख लूंगा, वो वाली तरह। लेकिन मुझे लगता है टीचर को ऐसा होना नहीं चाहिए, बच्चे तो शरारती होते ही हैं। नहीं, वो तो इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, वो तो हर एनिमल के बच्चे ऐसे होते हैं। ऐसे ही होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सर अभी लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका मैरिज का क्या प्लान है? मैरिज का मेरा ये मानना है, मैरिज को लेके इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट मानता हूँ मैं, जैसा कि मैं शुरू में बताया था आपको कि ये जो हम लोग बनाए हैं पैटर्न, वो रियली में शुरुआत से नहीं रही होगी। जो एडवांसमेंट सोसाइटी का हुआ है, ह्यूमन बीइंग का, होमोसेपियंस का, तो हम लोग बनाए हैं ताकि केओस न क्रिएट हो जाए सोसाइटी में। तो मेरा ये मानना है कि तब तक लोगों को मैरिज नहीं करना चाहिए जब तक एक अच्छा मैच न मिल जाए। ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा हो सकते हैं किसी में, लेकिन जब तक इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ना हो कि वो म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करें और एक ड्रीम एक दूसरे को पूरा करने में हेल्प करें, तब तक मैरिज कोई ये नहीं, एक सोशल बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि शादी मतलब मुझे लगता है मैरिज जो है एक तरह से एक बाउंड नहीं होना चाहिए। हाँ, बाउंड नहीं होना चाहिए। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपके साथ कंफर्टेबल हो, तो आप फिर आपके लिए वो राइट पार्टनर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिलेशनशिप में रहना भी अच्छी चीज है, ताउम्र रह सकते हैं, लव वाले एनवायरमेंट में भी रह सकते हैं वो रिलेशनशिप में, और एज अ फ्रेंड प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है। यहाँ तक कि बहुत सारा चीजें पढ़ने के बाद और डिबेट डिस्कशन के बाद जो LGBT की बात होती है, जो थर्ड जेंडर की बात होती है, उसमें भी मैं बड़ा प्रोएक्टिव होकर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ और बोलता हूँ कि उनकी भी रिस्पेक्ट वैसी होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि ट्रेन में जो थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर ऐसे ताली बजा के पैसे ऐसे मांगते हैं, तो लोगों ने उनके टेड टॉक पे मैं देखा था और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज में सुना हूँ, वो इसलिए नहीं करते कि वो हैबिचुअल होते हैं, चाहे वो पैदाइशी होते हैं। हमने उनको कहीं रखा नहीं। सही खाएंगे कहाँ पे? सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। मैं करो जॉब उनको कोई दे नहीं रहा है, खेती तक नहीं करने दे रहे हैं, गांव से बाहर कर दे रहे हैं, तो वो अपना कम्युनिटी अलग बना के और रहते हैं और बहुत रिस्पेक्ट के साथ, एक लव और अफेक्शन के साथ रहते हैं। तो मजबूरी में वो कहाँ से पैसा लेके आएंगे? आपने तो कुछ नहीं दिया उनको, तो लोग इतना सेंसिटिव नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि आपको इस लेवल पे सेंसिटिव होना पड़ेगा कि क्या आप इक्वालिटी के नाम पे अपने वाइफ को इतना हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी ड्रीम जी सके, कि आप अभी गुलाम बना के रखना चाहते हैं। तो हमको लगता है कि मैं अभी इस लेवल में नहीं हूँ कि मैं इतना मेरे दिमाग में है कि कोई लड़की आएगी तो ऐसा ना हो कि वो ऐसे सोशल बाउंड्री में रह के आए कि वो आके ये मान के चले कि हाँ कि पति परमेश्वर है और हमसे बता भी ना पाए, तो ऐसा ना हो कि नाइंसाफी ना कर दूं मैं उससे। तो इसलिए मैं डरता हूँ। मतलब इसलिए नहीं डरता हूँ कि मैं उससे डरता हूँ, मैं इसलिए डरता हूँ, मैं खुद से डरता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं इनजस्टिस कर जाऊँ। मतलब तो इतना टाइम इसलिए लग गया, बाउंड ना कर दूंगी। हाँ राइट, तो इसलिए मैं डरा हुआ। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैरिज है वो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो एज अ फ्रेंड रहे हैं तो ठीक है, बेटर है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैं हस्बैंड हूँ तो मैं तुम्हारा पति हूँ, या फिर वाइफ को ये लेना चाहिए कि आते ही पूरे घर पे अपना मतलब हक जता ले कि नहीं मैं तुम्हारे लाइफ को ऑपरेट करूंगी। तो वो वाली चीजें थोड़ी सी माइंड
माइंड राइट। मेरा तो रहता है। ये मानना है कि जब वाइफ बीमार है तो आप खाना क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बल्कि उनको और अच्छा लगेगा कि अच्छा किसी दिन तो बनाए। मैं तो मदर्स डे को मैं बोला हूँ कि मदर्स डे पूरी दुनिया में हो रहा है। हाँ। मदर की इज्जत है। मैं तो देखा कि सिर्फ उस दिन ही डीपी लगाएंगे और सबको पोस्ट डालेंगे। हम क्या उस दिन बना के खिला दो उनको। शॉपिंग करा दो, पैम्पर कुछ ऐसा करो, कुछ तो करो। उनको थोड़ा अच्छा तो लगे। ये तभी संभव है जब आप किताबें पढ़ेंगे, लोगों के इंटरव्यू सुनोगे, अच्छे लोगों के। अच्छे लोगों तो ये तभी पॉसिबल है। इतना आसान नहीं है जिंदगी को इतना रेशनल बना पाना और अपने एथिक्स मोरल वैल्यू को हाई रखना। क्योंकि अपना जो सोसाइटी है, मुझे लगता है कि अभी भी जो कहते हैं ना कि पितृ सत्ता है, तो अभी भी लोगों के जो एजुकेटेड पर्सन है उनके माइंड में ये चलता है कि मैं ही सब कुछ है। स्पेशली लड़कों के माइंड में तो चलता ही चलता है। जैसे कि मुझे क्या लगता है, जैसे शादी भी होती है ना लड़कों की, तो वो कहते हैं अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जॉब करो ना करो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में कि वही हस्बैंड भी आपको वापस बोलेगा कि तुम हो क्या लाइफ में। बिल्कुल तो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटिविटी नहीं है लोगों के अंदर। तो हमको लगता है कि वो एक बदतर जानवर है। जी, मतलब इक्वालिटी यदि किसी के सेंस में नहीं है ना, जेंडर इक्वालिटी, तो वो रियली में उसे हक नहीं है कि वो शादी करे। मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल आपका जैसा आप हो ना, मेरा भी माइंड ऐसा ही है। लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे देखते हैं लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस टाइप की हूँ। वो फट हूँ बिल्कुल, जो मुझे सामने हो कोई हाइड नहीं रहता मेरा। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा कोई लोग डेंजर दीदी भी बोलते हैं, कोई कुछ भी बोलता है, तो ठीक है चलता है मेरे लिए, कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आप शादी करके सपोर्ट कर रहे हो तो कभी ये रियलाइज मत कराओ कि मैं तुम्हारे लिए हूँ तभी तुम हो, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा तो तुम पीछे से हट जाओगी। तो भाई जब तुमने ही शादी करने से पहले ये कहा था ना तुम जॉब करो या ना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर आज तुम्हें ये क्यों रियलाइज हो रहा है कि वो जॉब नहीं कर रही है तो यार मैं उसको दबा के रखूँ घर में, या फिर अपना चलाऊं, या फिर उसको 4 लोगों के सामने डिप्रेस करूँ कि नहीं मेरी वाइफ तो जॉब नहीं करती, उसकी वाइफ तो जॉब करती। भाई मेरा खुद का डिसीजन था ना फिर तो फिर ये समथिंग मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को पहले अपने माइंड को चेंज करना चाहिए, फिर शादी पे फोकस करना चाहिए। तो शादी मत ही करो भाई, ऐसे ही रहो, सबसे अच्छी बात यही है। तो सर अभी तो जैसे कि सब कुछ मैंने आपकी जर्नी जानी और बहुत अच्छा लगा हम लोग की आपकी जर्नी जान के, काफी मोटिवेशनल भी रहा है बहुत सी चीजें आपकी लाइफ की। आपका फ्यूचर प्लानिंग भी जाना है कि अभी आपके बहुत सारी प्लानिंग है, तो अभी शादी का तो फिलहाल अभी नहीं है। तो जो लड़कियां देख रही हैं तो अभी कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं है, कोई चांस नहीं है अभी। सर कुछ लाइफ में और अचीव करना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियोस देखिएगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस में लेके आती रहूंगी आप लोगों के साथ। बाय बाय। ओके बाय।